इंजीनियर में मतलब ये है ना कि आप एक घटिया इंजीनियर हो नहीं सकते। तो मैंने 2012 में टीचिंग को लेके एक अपनी कंपनी चालू की थी। 2020 में मेरी वो जो कंपनी थी हंड्रेड एजुकेशन, मेरी कंपनी अक्वायर कर ली गई अनअकैडमी के द्वारा। नौकरी वोकरी करने में या मतलब मैंने नौकरी भी करके देखी, छोटी कंपनी में भी करके देखी, $1 बिलियन कंपनी में भी करके देखी, स्टार्टअप में भी कर लिया, अपनी कंपनी चला दी, अपनी कंपनी बेच दी। मेरा ये मानना है कि इंडिया के अंदर इस कॉन्सेप्ट को पॉपुलर करने में मेरा योगदान है। इन द लॉन्ग रन जब तुम्हारे पास में पैसा ज्यादा होगा, अपने आप धीरे-धीरे जो है ना समझ में आ जाएँगी, सॉल्व करने हो जाएँगी। अभी आदत बनाना ज़रूरी है। तुमको पैसा बचाने की आदत होनी चाहिए। अगर तुम किसी भी चीज़ को खाली देखना चालू कर दो कि उसका क्या चल रहा है, अपने आप वो इंप्रूव होने लग जाती है। तो मे बी बट जब तक तुमको पढ़ाई नहीं करोगे ना तब तक कुछ होने वाला नहीं है। भारत देश में तुम रहते हो, भारत देश में हो, नंबर मैटर करते हैं। वेलकम टू द नेक्स्ट इन भारत सर। हैप्पी टू बी हियर। और बताइए सर, आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास। सो सर स्टार्ट करते हैं एक सीक्वेंस में। तो सर जब आप स्कूल में थे, बचपन आपका कैसा था और अपने स्कूल लाइफ में आप पढ़ने में कैसे थे और आपका इंटरेस्ट क्या था? तो स्कूल के अंदर तो यार ये था कि मेरे मम्मी डैडी जो है वो दोनों ही राजस्थान गवर्नमेंट सर्विस में थे। उनके बड़े ट्रांसफर होते रहते थे और वो ट्रांसफर भी बड़ी सिटीज में नहीं होते थे। कोटपुतली करके एक छोटी सी जगह है, वहां पे मैंने थोड़ी बहुत पढ़ाई की है। ब्यावर करके एक जगह है। ये लोग ये ऐसी जगह हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर भी नहीं है, बट वहां पे कम से कम मैं इतना तो खुशकिस्मत था कि इन सब जगह मेरी पढ़ाई इंग्लिश मीडियम स्कूल्स के अंदर जो वहां पे रहते हैं उन सब जगह में हुई। तो क्वालिटी जो स्कूल्स की थी वो कोई उतनी खराब नहीं थी जैसा कि आज से अगर तुम 25 साल पहले अब तो फिर भी काफी स्कूलिंग इम्प्रूव हो गई है, बट मैं बात 25 भी नहीं यार, 25 साल तो कॉलेज को हो गए। 30 साल पहले या 35 साल पहले 90s में ये जो छोटी एकदम ही छोटी सिटीज टाउन्स जो भी इनको बोलना चाहो बोल लो, वहां पे अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल होते नहीं थे, बट वो ठीक ठाक होते थे। तो उनमें मैं पला बड़ा, और इस वजह से कि मैं अलग अलग जगह वो ट्रांसफर होते रहते थे, तो कोई जैसे कहते हैं ना कि बहुत ही अच्छा कोई मेरा ऐसा फ्रेंड ग्रुप नहीं बन पाया। वरना नॉर्मली क्या होता है, 12 मतलब क्लास 1 से लेके 12वीं तक मोस्ट लोग 2 स्कूलों में रहते हैं, ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 या तो एक ही में निपट जाती है मोस्ट लोगों की कहानी। कि मुझे मतलब पता भी नहीं है, अगर तुम मेरे को आज बोल देना कि हांडा एक काम कर, जिन जिन स्कूलों में तुम पढ़ा है उन सब स्कूलों की लिस्ट बना दे कि नर्सरी में कौन से स्कूल में था और 1 में कौन से स्कूल में था, मैं नहीं बना पाऊंगा क्योंकि मुझे इतना याद ही नहीं है, बिकॉज ऑफ ऑल दीज पता नहीं स्कूल चेंजेस हुए थे। और उस वजह से कई बार ये होता था कि जब ट्रांसफर होता है आपका तो मिड सेशन ट्रांसफर होता है, और छोटी जगह के अंदर मिड सेशन के अंदर ये होता है ना कि अच्छा हाँ आपको बच्चे को कौन सी क्लास में एडमिट करवाना है, चौथी के अंदर जगह नहीं है, तो वो चौथी के अंदर जगह नहीं है तो उसको एक काम करते हैं 5वीं में डाल देते हैं, लड़का स्मार्ट है देख लेगा टाइप का। तो वैसा हुआ मेरे साथ भी। मेरे को आई थिंक 5वीं क्लास या शायद छठी क्लास, वन ऑफ दीज क्लासेस आई स्किप्ड प्योरली बिकॉज ऑफ दिस रीजन कि आई थिंक ये अलवर की बात है। मैं अलवर में सेंट एंसलम्स ज्वाइन किया था और वहां भी मैं 1-2 साल ही पढ़ा, बट इस सब वजह से मेरा पढ़ाई में इंटरेस्ट हमेशा रहा। मैं एक बहुत ही अच्छा डिलिजेंट स्टूडेंट रहा क्योंकि दोस्त उतने बन नहीं पाते थे और तुमको टीचर्स के एक अच्छी बुक्स में रहना पड़ता था। दूसरा, घर में भी थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई के प्रति माहौल अच्छा था। एक घर से भी ये रहता था कि अच्छा हाँ तुमको अच्छी पढ़ाई करनी चाहिए, अच्छी पढ़ाई करोगे तो लाइफ में कुछ करियर बनेगा। और 90 के दशक में ज्यादातर घरों के अंदर एक वो स्टैंडर्ड सी फिलॉसफी रहती थी कि या तो आप इंजीनियर बनोगे या आप डॉक्टर बनोगे अगर आप पढ़ाई में। और मेरे मम्मी पापा दोनों डॉक्टर थे, तो
मेरे मम्मी पापा दोनों डॉक्टर थे और मेरी एक दीदी है जो मुझसे 10 साल बड़ी है। तो मेरे जो मम्मी पापा डॉक्टर थे, उनके जो सारे डॉक्टर दोस्त थे, उनके बच्चे लोगों को मैं देखता था जब वो डॉक्टर की तैयारी कर रहे हैं, सिलेक्शन नहीं हो रहा है, या किसी का सिलेक्शन अगर हो भी जा रहा है तो भैया पहले 5 साल एमबीबीएस करो, फिर उसके बाद में कहीं मास्टर्स करो, मास्टर्स के लिए अलग एग्जाम। और उस टाइम पे सरकारी पॉलिसीज, आई थिंक अभी भी ऐसी हैं सरकारी पॉलिसीज कुछ कुछ, भाई तब तो कॉलेज वगैरह होते नहीं थे कि अगर आप करते हो तो आपको कम से कम 2 साल जो है वो यहाँ एक छोटी जगह जाके डॉक्टरी करनी पड़ेगी। और मैंने अपने पेरेंट्स का करियर भी देखा था, तो मेरे को लगा नहीं यार कि मैं एक छोटी सिटीज के अंदर रहना चाहता हूँ जो कि डॉक्टरी के साथ में होगा। और अगर मैं डॉक्टर बनता हूँ तो फिर मेरे मम्मी पापा का करियर जो है ना, फिर वो उस तरफ जाएगा कि अच्छा हाँ हम लोग नर्सिंग होम वगैरह कुछ स्टैब्लिश कर लेते हैं, और वो नर्सिंग होम जो है मेरे को लगा लगाया धंधा बन जाएगा, जो कि मेरे डैडी के काफी यार दोस्त लोगों ने किया था। मतलब दैट यूज्ड टू बी अ वेरी कॉमन कि अगर हस्बैंड वाइफ आज की डेट डॉक्टर्स फैमिली में, तो बट डॉक्टर्स फैमिली में और 90s में, मतलब आज से 35 साल पहले हस्बैंड वाइफ डॉक्टर वगैरह तो बहुत ही स्टैंडर्ड से रहता था। वो लोग अपना एक छोटे शहर में एक अपना नर्सिंग होम लेंगे, और नर्सिंग होम के बाद में फिर उसको उनका बच्चा भी डॉक्टर हो जाएगा, लड़का डॉक्टर हो जाएगा, और फिर उसकी शादी भी जो है वो एक किसी डॉक्टर लड़की से ही, और फिर वो चारों लोग जो है, पांचों लोग मिल मिला के और ये अपना एक हॉस्पिटल चला रहे हैं। तो उसकी मेरी उतनी श्रद्धा भी नहीं थी, थोड़ा सा ये डर भी था कि मम्मी पापा इतने स्टेप्स ले लेते हैं और साला मैं डॉक्टर फिर बन नहीं पाया तो मतलब उसका क्या होगा वाला सीन हो जाएगा। तो इस सब वजह से ये हुआ कि हाँ भैया डॉक्टरी तो नहीं करनी है। और मेरे जो यार दोस्त लोग थोड़े बहुत जो भी थे, उसके अंदर भी, क्योंकि ये डिसीजन मोटा मोटी 7वीं 8वीं तक आप ले लेते हो, उसके अंदर भी मोटा मोटी 7वीं 8वीं तक काफी लोगों का ये था कि नहीं यार बायोलॉजी नहीं लेंगे, इंजीनियरिंग कर लेंगे। क्योंकि इंजीनियरिंग में मतलब ये है ना कि आप एक घटिया इंजीनियर तो बन ही सकते हो। हाँ, आपको पैसा नहीं है कि आईआईटी में ही जाना है, मतलब हजारों कॉलेज है इंडिया में, आपको कहीं ना कुछ तो आपको इंजीनियरिंग की डिग्री तो मिल ही जाएगी, जुगाड़ हो ही जाएगी। और डॉक्टरी के अंदर ऐसा नहीं है ना। आज की डेट में सिचुएशन चेंज हो गई है, बट 90 के दशक के अंदर इतने इंजीनियरिंग कॉलेजेस भी नहीं थे जितने आज हैं, बट मेडिकल कॉलेजेस तो बहुत ही कम थे। मतलब मैं आज की डेट में पढ़ता हूँ कि कुछ कुछ मेडिकल कॉलेजेस की सीट्स खाली जा रही हैं, जो है ना। होता है कि कुछ कुछ कॉलेजेस अपनी मेडिकल की सीट्स, एमबीबीएस की सीट्स नहीं भर पा रहे हैं क्योंकि उनकी फीस बहुत ज्यादा रहती है, पॉलिसीज अलग अलग रहती हैं। ये 90 के दशक में संभव ही नहीं था। मतलब अगर कोई मेडिकल कॉलेज है तो उसके लिए इतनी मारामारी होती थी और लोग अंधा पैसा देने को तैयार रहते थे किसी भी कॉलेज के लिए। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा इंजीनियरिंग की तरफ पुश रहा। अब इंजीनियरिंग की तरफ पुश रहा, पढ़ाई लिखाई में अच्छा था ही। तो 12th के साथ में मैंने 11th 12th के अंदर फिर मेरे को जयपुर आना पड़ा, क्योंकि 10th तक मैं भरतपुर में था। और ये हुआ कि यार भरतपुर में रह के जेई वेई की तैयारी करना तो संभव है ही नहीं यार, मतलब स्कूल्स ही उतने अच्छे नहीं है। तो जयपुर में कम से कम एक अच्छे स्कूल में एडमिट हो जाते हैं। तो 11th 12th के जयपुर में एक अच्छे स्कूल में आया, विद्याश्रम करके एक स्कूल है जयपुर में। वहां से मैंने अपनी 11th 12th करी। वहां से फिर मेरे को थोड़ा थोड़ा आइडिया लगा कि अच्छा हाँ जेई की कोचिंग वगैरह जैसी कोई चीज होती है, भाई आईआईटी जाना है तो उसके लिए। तो आई थिंक मैंने 12th में 1-2 सब्जेक्ट की ट्यूशन वगैरह लगवाई, केमिस्ट्री की लगवाई थी और फिजिक्स की लगवाई थी, और मैथ्स की मैंने उतनी नहीं लगवाई थी क्योंकि अच्छा सर, जैसे इस समय जिसको जेई मेंस या फिर जेई एडवांस का तैयारी करना होता है, वहां जाके बहुत सारे कोचिंग्स अवेलेबल हैं, तो उस फेज में क्या कोई कोचिंग थे कि नहीं? थोड़े बहुत थे, बट वो बहुत ही कम थे, और वो मतलब
जयपुर में तो उतने थे ही नहीं। ओके। और जो जयपुर में एक दो, आई डोंट थिंक जयपुर में कोई भी था उस वक्त, जहां तक मेरे को याद आ रहा है। इसीलिए मेरे को वो इंडिविजुअल टीचर वीचर के पास में मैं गया था। और थोड़ा सा ये भी था, कुछ कुछ लोग जो पूरी कोचिंग करवाते थे ना, उनका ये था कि टाइमिंग स्लॉट आपका मैच नहीं कर रहा है, या कहीं पे जो है कि अच्छा यहाँ का मैथ टीचर अच्छा है और यहाँ का फिजिक्स टीचर अच्छा है, तो हम लोग इंडिविजुअल टीचर्स के पास में जाते थे। तो जयपुर में कुलश्रेष्ठ सर हुआ करते थे उस वक्त केमिस्ट्री के लिए, और फिजिक्स के लिए आशीष अरोड़ा सर हुआ करते थे। आशीष अरोड़ा सर तो अब बहुत बड़ा नाम बन गए हैं अन अकेडमी में। हम लोग मिला नहीं उनसे मैं, बट हम लोग दोनों अन अकेडमी के अंदर, जब मैं बाद में था तब वो थे भी अन अकेडमी में वहां पे। और 12th के साथ जब फिर मैंने जेई दिया, तो पढ़ाई लिखाई में मैं अच्छा था। तो ये हुआ कि मेरी कुछ एकदम बहुत लेट वाली कुछ रैंक आई थी, मुझे याद ही नहीं है, जिसमें ये उस टाइम पे तो इतने IIT भी नहीं होते थे। तो खड़गपुर में आर्किटेक्चर या वो मरीन इंजीनियरिंग और वो सब टाइप की चीजें मिल रही थी। तो फिर ये हुआ कि नहीं यार, प्रॉपर एक बार कोचिंग कर लेते हैं। तो फिर मैं साल भर के लिए कोटा आ गया, और कोटा में जाके मैंने बंसल क्लासेस करके ज्वाइन किया। और बंसल क्लासेस उस वक्त एक प्रोमिनेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट तब तक नाम अपना बना चुका था। ये बात सन 2000 के आसपास की है। उस समय आई थिंक केवल बंसल भर वहां पे था ही अवेलेबल, बाकी तो उतने अच्छे थे भी नहीं 2000 आई में। थिंक नहीं, उस टाइम के ऊपर मेरे को जहां तक याद है एलन हुआ करता था, करियर पॉइंट हुआ करता था। बट एलन का शायद उस वक्त ये था कि यार हम तो खाली मेडिकल करवाते हैं। उस वक्त वो लोग शायद उतने IIT JEE वगैरह में थे नहीं, या लॉन्च कर ही रहे थे, उस टाइप से कुछ था। तो ये स्कूलिंग में तो मेरा मोस्टली यही रहा, पढ़ाई के ऊपर ही फोकस्ड रहा। और उसके अलावा थोड़ी बहुत मैं क्विजिंग वगैरह के अंदर, एक आध मैं कॉन्टेस्ट वगैरह के अंदर कहीं कहीं पार्टिसिपेट किया था कि चलो कुछ करने को मिल जाता है। तो सरकार के ही क्विज कॉम्पिटिशन्स वगैरह कुछ कुछ हुआ करते थे उस टाइम पे, वो सब। बाकी सर, आपने अब जेई प्रिपरेशन करके फिर जब IIT खड़गपुर कॉलेज चूज किया, तो उस समय आपका फर्स्ट डे का एक्सपीरियंस कैसा था? कि जैसे फर्स्ट डे अगर आप किसी कॉलेज में जाते हो तो एक एक्सपेक्टेशन होता है अब यहाँ जाके मुझे पढ़ना है या फिर जो भी आपको एक्सप्लोर करना है, तो आपको फर्स्ट डे कैसा था वहां पे? यार इतना तो मुझे, जैसे कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा याद नहीं है, बट मेरे को ये जरूर याद है कि पहले ही दिन जो हम पहुंचे थे, लाइट वाइट चली गई थी, और ये हुआ था कि तुमको अपना रूम जो है वो किसी के साथ में शेयर करना पड़ेगा। तो और प्लस मैं, पेरेंट्स मेरे उस टाइम पे भरतपुर में थे, और खड़गपुर इतना दूर भी पड़ता है, तो थोड़ी सी मेरे को उसको लेके भी, कोटा था, कोटा से भरतपुर ऐसा कोई दूर नहीं था, तुम आ सकते हो, जा सकते हो। और फ्लाइट्स वगैरह का तो उस टाइम के ऊपर सिस्टम होता ही नहीं था इतना। तो यही था कि अच्छा हाँ, कुछ है तो आपको ट्रेन पकड़ के जानी पड़ेगी, ट्रेन के लिए रिजर्वेशन करवाना पड़ेगा। तो एक घर से बहुत दूर और कटा कटा सा अनुभव था वो। तो बट उसके अलावा मेरे को कुछ इतना याद नहीं है। फर्स्ट ईयर के अंदर हम लोग वहाँ पे एक अलग हॉस्टल में हुआ करते थे, HJB करके, उस होमी जे भाभा के नाम पे वो हॉस्टल था। और फिर उसके बाद में सेकेंड ईयर के अंदर फिर हम लोग अपने दूसरे एक हॉस्टल्स में चले जाते थे। ये रैगिंग के लिए उस वक्त इम्प्लीमेंट की गई थी पॉलिसी कि फर्स्ट ईयर वाले अलग रखेंगे, और सेकेंड ईयर से फिर सब लोग जो है वो एक कॉमन हॉस्टल में, कॉमन हॉल बोला करते थे हमारे यहाँ पे, एक कॉमन हॉल के अंदर चले जाएंगे। तो जो भी वहां पे कॉलेज में मेन यारी दोस्ती बनी है, वो कॉलेज के अंदर में जो मेरे हॉल के अंदर यार दोस्त लोग थे, उनसे बनी है। कुछ सीनियर हैं, कुछ जूनियर हैं, ऑब्वियसली अपने बैचमेट्स भी हैं।
रादर देन, मतलब काफी सारे मैं अपने हॉस्टल सीनियर और जूनियर लोग को आज की डेट में भी कॉल करता हूँ, बातचीत होती है। बट काफी सारे ऐसे बैचमेट्स भी हैं, जैसे अब बैचमेट लोग का, हम लोग का एक व्हाट्सएप ग्रुप बन गया है KGP 2K के नाम से, क्योंकि हम सब लोग सन 2000 में घुसे थे। तो उसके अंदर लोग बातचीत वगैरह करते हैं ना, तो मेरे को कुछ कुछ लोगों के तो मतलब नाम ही नहीं याद आते हैं यार, ये था कौन था हमारे साथ था, क्योंकि वो लोग अलग हॉस्टल में थे और अलग हॉस्टल में होके आप कट जाते हो, और ऑब्वियसली 25 साल भी हो गए, अब इतना वो भी एक बात है। बट इतना लंबा टाइम हो गया था। हॉस्टल वाले लोगों से फिर भी आप थोड़ा बहुत टच में रहे। तो सर फर्स्ट ईयर कॉलेज में आपने एक्सप्लोर क्या किया अपार्ट ऑफ द एकेडमिक्स? बहुत सारी चीजें थी। ये क्विजिंग के अंदर मैं काफी सीरियसली रहा, थिएटर के अंदर मैं काफी सीरियसली रहा, मैंने काफी सारे वहां पे प्लेस में एक्टिंग भी की, कुछ कुछ मैंने डायरेक्ट भी किए, एक आध लिखने की भी कोशिश की कि किसी पिक्चर को उठा के उसको प्ले के फॉर्म में अडैप्ट करके अपनी स्क्रिप्ट करके लिख देंगे, क्योंकि काफी अच्छा कल्चर था वहां पे कॉलेज में थिएटर वगैरह का। तो दो, जिसे कहते हैं ना कि क्लब्स या सोसाइटीज हुआ करती थी, एक थी HTDS और एक थी ETDS, हिंदी टेक्नोलॉजी ड्रामेटिक सोसाइटी और इंग्लिश टेक्नोलॉजी ड्रामेटिक्स सोसाइटी। तो उन सब के लिए काफी सारे प्लेस वगैरह हम लोगों ने किए। हम लोगों का इंटर हॉल कंपटीशन हुआ करता था इन सब चीजों का, उनके अंदर मैं काफी पार्टिसिपेट करता था यही सब के लिए। इसके साथ साथ क्या होता है कि आप इस फील्ड में वो सॉकल्ड बोलते थे हमारे यहाँ इसको, सोशल एंड कल्चरल एक्टिविटीज। तो आप एक एक्टिविटी में रहते हो तो फिर आप दूसरी एक्टिविटी के अंदर भी इन्वॉल्व होने की आपकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है। प्लस दूसरा, मेरे को क्विजिंग का काफी शौक था, तो क्विजिंग वगैरह के अंदर मैं काफी इन्वॉल्व हुआ। और क्विजिंग के लिए मतलब जो ड्रामेटिक्स वाला था वो तो उसके अंदर आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तो वो तो हम लोग अपने कॉलेज के अंदर ही करते थे। कॉलेज के बाहर जाके आई एम नॉट श्योर हमने कभी कोई परफॉर्म किया है, या शायद एक बार कलकत्ता में किया था, मुझे याद नहीं आ रहा है। बट क्विजेस के लिए मैं काफी पार्टिसिपेट वगैरह करता था। मतलब क्विजिंग करने के लिए मैं खड़गपुर से रांची भी गया हूँ, मैं जमशेदपुर भी गया हूँ, कलकत्ता तो आए दिन मुंह उठा के क्विज के लिए चले जाते थे, इंदौर भी गए हैं, बॉम्बे भी गए हैं, तो काफी, इलाहाबाद भी गए हैं, तो काफी घूमे हैं ये इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन्स के अंदर, क्विजिंग के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए। और थिएटर के अंदर ये भी होता है ना कि आपको बहुत ज्यादा बड़ी टीम चाहिए इन्वॉल्व होने के लिए। अगर आपको अपने लिखना है, डायरेक्ट करना है, तो कम से कम 10-15 लोग या 7-8 लोग की टीम तो आपको चाहिए। इतने लोगों को एक साथ बनाना और एक उस पे मोटिवेटेड रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, अनटिल एंड अनलेस इंटर हॉस्टल कंपटीशन, इंटर हॉल कंपटीशन हो रहा है। तो क्योंकि इंटर हॉल कंपटीशन के अंदर होता है कि सब लोगों को अच्छा, हाँ यार अपने हॉल के लिए करना है वाला टेम्पो रहता है। बट उसके बियॉन्ड इट बिकम्स अ लिटिल डिफिकल्ट। बट क्विजिंग के लिए तुमको 2 मेंबर टीम बनानी है और 3 मेंबर टीम बनानी है। तो वो कॉलेज के अंदर वो मिल जाते हैं तुमको लोग कि अच्छा हाँ चलते हैं, तो होके आएंगे। और क्विजिंग के अंदर ये भी होता था कि अगर आप वो कंपटीशन एक्चुअली जीत जाते हो तो आपको पैसे मिलते हैं। और एज अ कॉलेज स्टूडेंट मैं बात कर रहा हूँ, आज से 25 साल पहले तुमको 5,000 रुपए मिल गए। आज से 25 साल पहले मतलब किसी किसी में तो 25-25 हजार रुपए मिल जाते थे। तो मतलब बट छोटे मोटे कंपटीशन में 5,000, 2,000, 6,000 मिल जाते थे। उतने में तो यार काफी काम हो जाता था आज से 25 साल पहले, और इसी उम्मीद में हम लोग जाते थे पार्टिसिपेट करने। और कुछ हम लोगों की किस्मत अच्छी रहती थी, कुछ हम लोगों का टैलेंट था, हम लोग काफी जीतते भी थे। तो वो भी एक मोटिवेशन रहता है कि अच्छा हाँ इधर उधर जाके पार्टिसिपेट करते रहते हैं। हाँ सर, बाकी तो जब कॉलेज में थे तो आपका माइंडसेट क्या था कि आगे करियर में क्या करना है? आपको फिक्स था कि अभी उस समय आप एक्सप्लोर ही कर रहे थे कि आगे क्या करना है? इतना आइडिया नहीं था, बट यही था कि यार कॉलेज में है, नौकरी वोकरी तो लग जाएगी, नौकरी लगने
में कौन सी दिक्कत है। अब IIT कंप्यूटर साइंस में अगर नौकरी नहीं लगेगी तो कहाँ लगेगी। और वो भी अर्ली 2000s में इट वाज अ वेरी हॉट फील्ड, वेरी हॉट सेक्टर। तो वो एक कॉन्फिडेंस था, बट धीरे धीरे मेरे को ये समझ में आ गया ये कंप्यूटर की नौकरी मुझसे होगी नहीं, बहुत मुश्किल, बहुत ही इंटिमिडेटिंग लगता था मेरे को, बहुत ज्यादा समझ में नहीं आता था कंप्यूटर्स वगैरह। तो मैं कॉलेज के बाद से कि अब फिर कॉलेज में हुआ कि अच्छा यार बट कुछ तो करना होगा ना, मतलब ऐसा थोड़ी है कि इसमें मजा नहीं आ रहा है। तो ये था कि यार मेरी मैथ्स अच्छी है तो मैं एक काम करता हूँ, मैथ्स पढ़ाने की कोचिंग के धंधे में घुस जाता हूँ। और उसके लिए भी मैंने थोड़ी सी कोशिश करी, बट बहुत ज्यादा मैंने मेहनत नहीं करी कि मैं जेई की कोचिंग में घुस जाऊं, कि एमबीए की कोचिंग में घुसना बहुत ही ज्यादा आसान था, क्योंकि एमबीए के लिए जो मैथ्स आती है वो एकदम ऐसी टुच्चे लेवल की मैथ्स आती है कैट एंट्रेंस के लिए, जो कि मतलब बाएं हाथ का खेल होना चाहिए, ऐसा मुझे लगा था। और शुरुआत में मेरे को थोड़ी बहुत महीना 1.5 महीना दिक्कत हुई, क्योंकि मेरे को पढ़ाने का उतना एक्सपीरियंस नहीं था। बट मेरी IMS करके कैट कोचिंग है कलकत्ता में, वहां पे नौकरी लग गई। और महीने भर के अंदर जो है, पहले ही महीने भर के अंदर उनका ये था कि भैया तुमको कुछ नहीं करना है, तुम बैठ के क्लासें अटेंड करो। मैं ये बढ़िया है, मतलब तो मैंने महीना 1.5 महीना, और प्लस उस वक्त मेरा एक और बहुत बड़ा वो क्लास अटेंड करने का फैक्टर ये था कि मेरे को किसी ने बताया नहीं था, उन्होंने मेरे को एक शेड्यूल बता दिया कि हाँ भैया ये क्लासेस हैं, ये आप मतलब भाई सेंटर है, कोचिंग सेंटर में तो मतलब, और अच्छा खासा चलता हुआ सेंटर था, 1000 2000 बच्चे थे, तो 3-4 मैथ के टीचर हैं, वो लोग अलग अलग क्लासेस ले रहे हैं, अलग अलग चीजें पढ़ा रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। और एक जो हम लोगों का लॉजिस्टिक्स देखते थे, दोस्ती बन गया था बाद में तो मेरा, कृष्णेंदु करके बंदा, वो कृष्णेंदु भाई साहब मेरे को शेड्यूल पकड़ा दिया कि यार ये का शेड्यूल है, हर हफ्ते वो मेरे को एक शेड्यूल पकड़ा देता था। और मुझे लगा भाई साहब ने वो जो शेड्यूल पकड़ाया है वो वाला शेड्यूल पकड़ाया है जो कि क्लासेस जो है मेरे को अटेंड करनी है, कि भैया बॉस है, मैनेजर बोल रहा है ये सारी क्लासेस तुमको अटेंड करनी है। तो सुबह 7 बजे भी क्लास हो रही है और शाम को 5 बजे भी क्लास हो रही है। और भाई साहब महीना भर के बाद में मेरे को, महीना भर नहीं, या 2 या 3 हफ्ते के बाद में मेरे को पता पड़ा, उसने तो जो है मेरे को पूरा का पूरा शेड्यूल पकड़ा दिया था कि भैया ये सारी क्लासें हमारे यहाँ हो रही है और इसमें से तुम देखो तुमको कौन सी अटेंड करनी है। और मेरे को लगा कि नहीं भैया मालिक बोल रहा है सारी अटेंड करनी है, तो हम बैठ के सारी अटेंड करे जा रहा था। तो 10-15 दिन बाद मेरे को मतलब थोड़ी तकलीफ हुई कि यार सुबह से लेके शाम तक ऐसे में कैसे सारी 7 दिन क्लासेस। तो एक नवीन सराफ करके जो सेंटर चला रहे, नवीन सर हुआ करते थे, मैं नवीन सर के पास गया, सर मैं पागल हो जाऊंगा ऐसे, मैं सुबह 7 बजे से लेकर रात को 7 बजे तक 8 बजे तक क्लास अटेंड कर रहा हूँ, कोई सैटरडे नहीं, कोई संडे नहीं, कुछ नहीं, ऐसे कैसे चलेगा। तो बोला कौन बोला तुमको ये सब अटेंड करने। मैं बोला कि कृष्णेंदु ने बुलाए कृष्णेंदु को। बोले कृष्णेंदु यार आपने बोला था शेड्यूल दे दो, तो शेड्यूल मैंने इसको दे दिया। मैं कही अब कौन सी करनी है, मेरे को लगा इसको इसी में इतनी तो अकल होगी, अपने आप देख लेगा कौन सी करनी है, सारी बैठ के कौन करता है क्लास अटेंड। और मतलब कुछ कुछ जो है ना, अब होता ये था कि निकुंज भगत करके वहां पे टीचर थे जो उस टाइम पे बहुत ही, आज की डेट में भी अगर तुम कलकत्ता में कैट में जाएगा ना तो निकुंज भगत एक बहुत बड़ा कलकत्ता के अंदर टीचर का नाम है। तो निकुंज सर की काफी क्लासेस होती थी, तो ऐसा कई बार होता था कि अच्छा हाँ उनकी ज्योमेट्री की क्लास जो है वो शाम को 5 बजे भी है और मंडे को, और वेडनेसडे को जो है वो सुबह 9 बजे भी है। तो मैं तो ऐसा मूर्ख आदमी, मैं तो शाम को 5 बजे वाली भी कर रहा हूँ और फिर वेडनेसडे को 9 बजे वाली सेम क्लास ही रिपीट कर रहा हूँ कि नहीं भैया टीचर है कुछ सिखा जाए, क्योंकि मेरे को किसी ने बोल दिया था कि यार निकुंज सर बहुत बढ़िया टीचर है, तो अब मैं उनकी सारी क्लासों में जाके बैठ रहा हूँ। तो ये करने के बाद में फिर मेरे को लगा, फिर सर बोले कि नहीं तो ये तुम थोड़ा सा शेड्यूल को तुम अपने हिसाब से देख लो, तुम्हें कौन सी करनी है कौन सी नहीं करनी है। तो मैं बोला ठीक है। फिर भी मैं काफी सारी क्लासेस जो है, अब मैं आ ही गया हूँ और सेंटर के ऊपर मैं बैठा ही हूँ और क्लास हो ही रही है, तो मैं कर ही लूंगा। और
पे बैठे बैठे क्या करूंगा या रात को घर पे जाके क्या करूंगा, वो भी एक था। मैं अकेला रहता था कलकत्ता में, एक फ्लैट भाड़े पे लेके। तो ऐसा भी नहीं है कि वहां पे कोई यार दोस्त हैं, शाम को पार्टी वार्टी है, थोड़ा सा ग्रुप बनने में टाइम भी लगता है। तो ये सब करके वहां पे फिर धीरे धीरे महीना, आई थिंक महीना 1.5 महीना तक ये किया। मैं क्लासेस अटेंड करता रहा। फिर उसके बाद में किसी ने मेरे को बोला कि अच्छा हांडा, तुम क्लास ले लोगे क्या? मैं बोला हाँ बिल्कुल ले लूंगा। तब हो ही गया, और फिर महीने भर के बाद में मैंने वो क्लासेस लेना चालू कर दिया। और काफी आसान काम भी था ये मेरे लिए, क्योंकि मैथ्स बहुत ही आसान थी। मेरे को मैथ्स हमेशा से पसंद भी काफी रही है। और लोग भी बहुत अच्छे थे। आई थिंक मेरी जिंदगी का जो, जैसे कहते हैं ना कि सबसे अच्छा पीरियड जो 3-4 साल शुरुआत के मैंने कलकत्ता में काटे हैं, उनको मैं बहुत फॉन्डली देखती। जो मैंने वहां पे जिंदगी जी है, शायद मैं वापस नहीं जी पाऊंगा। तो काफी वहां पे अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा। फिर ये हुआ कि अच्छा आप करियर के अंदर ग्रो करना है तो क्या किया जाए, तो एज अ टीचर नहीं तो आप मैनेजेरियल रोल में जाओ, और धीरे धीरे फिर कहानी करियर अपने धर्रे पे आता रहा। तो सर जैसे आपने कॉलेज के बाद टीचिंग स्टार्ट कर दी, तो टीचिंग के बाद फाइनेंस फील्ड में शिफ्ट कैसे हो गए? तो मैंने 2012 में टीचिंग को लेके ही एक अपनी कंपनी चालू की थी, जो कि मेरी पहली कंपनी थी। उसके अंदर मैं यही टीचिंग का ही काम करता था। ऑनलाइन एजुकेशन में एक वेंचर था, एडटेक वेंचर, हांडा का फंडा के नाम से। और वो मैंने इसीलिए चालू किया था क्योंकि मेरे को ये क्लियरली दिख रहा था यार कि 2012 में कि ऑनलाइन पढ़ा के देयर इज अ मार्केट फॉर इट, कि मार्केट है जिसको आप सर्विस कर सकते हो, जिनके पास में एक्सेस ही नहीं है। अब वो भुवनेश्वर में ऐसा थोड़ी है कि अच्छे बच्चे नहीं हैं, बट उनके पास में कोई कोचिंग पहुंच ही नहीं रही है। तो 2012 में मैंने अपना ऑनलाइन एजुकेशन का बिजनेस चालू किया, जिसमें मैं जो मैं कैट के लिए पढ़ा रहा था, कोचिंग के लिए पढ़ा रहा था, वो मैं अब ऑनलाइन पढ़ाऊंगा। और वो मेरा बिजनेस जो है वो अच्छा चल निकला। 2020 में मेरी वो जो कंपनी थी हांडा एजुकेशन, मेरी कंपनी अक्वायर कर ली गई अनअकैडमी के द्वारा। तो अनअकैडमी का एक्विजिशन हुआ। एक्विजिशन के बाद में होता है कि आपको कुछ टाइम तक उन कंपनीज के साथ में काम करना पड़ता है। ऐसा थोड़ी है भैया कि तुम्हारी कंपनी अक्वायर कर ली और तुम भाग जाओ। तो फिर जब मैं वहां पे काम कर रहा था, तभी मैं बता रहा हूँ वो जो आशीष अरोड़ा सर वाली स्टोरी मैं बोल रहा था कि आशीष अरोड़ा इसी पीरियड के अंदर वहां पे काम कर रहे थे। और ये अनअकैडमी मैंने 2022 में मिडिल में 3 साल पहले छोड़ दी। और इस पीरियड के अंदर मेरा आई थिंक 2020 से ही या उसके थोड़ा पहले से ही मेरा ये हो गया था कि हाँ यार पैसा वैसा कमा के क्या करना है, जितना है उतने में चल जाएगा टाइप्स। फिर 2022 के अंदर 2000 उसके थोड़ा पहले से ही मैंने सोचना चालू कर दिया। 2022 में मैंने फाइनली गिव अप मार दिया कि नहीं यार कुछ नहीं रखा है नौकरी वोकरी करने में, अपना धंधा। मैंने नौकरी भी करके देख ली, छोटी कंपनी में भी करके देख ली, $1 बिलियन कंपनी में भी करके देख ली, स्टार्टअप में भी कर ली, अपनी कंपनी चला भी ली, अपनी कंपनी बेच भी ली। और सबके अंदर ही मेरे को समझ में आ गया अल्टीमेटली यार तुम कर काहे के लिए रहे हो, पैसा कमाने के लिए कर रहे हो घूम करके। अब कुछ चीजों को करने में अच्छा लगता है, मजा आता है, दैट इज देयर। जैसे मेरे को पढ़ाने में बहुत मजा आता था, मेरे को ऑनलाइन चीजें करने में बहुत मजा आता था, दैट वाज देयर। बट द अल्टीमेट गोल वाज ऑलवेज कि अच्छा हाँ यार इससे पैसा मिलता है, इससे कमाई होती है। अब अगर ये स्थिति अगर आ गई है कि भाई पैसे की कोई जिसे कहते हैं ना एडिशनल यूटिलिटी या मार्जिनल यूटिलिटी मुझे नहीं नजर आ रही कि आज की डेट में मेरे पास में 100 रुपए हैं। अब वो 100 का अगर 101 हो जाएगा या 102 हो जाएगा,
तो मेरी जिंदगी में क्या ही फर्क, ओके। जो मैं आज खा रहा हूँ वही मैं कल खाऊंगा। तो मेरे को एडिशनल पैसा कमाने यही होगा कि अच्छा हाँ अभी मैं होंडा सिटी में घूम रहा हूँ, बाद में मैं मर्सिडीज में घूमने लग जाऊंगा। तो मुझे लगा कि फिर काय के लिए मेहनत करनी है, काय के लिए कमाना है, घर बैठते हैं आराम से। तो 2022 में मैं अपना अ, जैसे कहते हैं कि घर बैठ गया, और ये जो कॉन्सेप्ट है कि आप अपना इतना पैसा बचा लो कि आप उसके ऊपर तुम जिंदगी भर उसी से ही खाते रहो, ताकि तुमको और कमाने की जरूरत ना पड़े। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं, अमेरिकन कॉन्सेप्ट है ये, इंडिया के अंदर भी अभी काफी पॉपुलर हो रहा है पिछले 4-5 साल से। और मेरा ये मानना है कि इंडिया के अंदर इस कॉन्सेप्ट को पॉपुलर करने में मेरा योगदान है, क्योंकि मैंने इसके बारे में बहुत बात की है सोशल मीडिया पे, अलग अलग जगह। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं फायर। फायर का मतलब होता है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, रिटायर अर्ली। कि आप इतना पैसा एक बार में कमा के अपने पास में रख लो कि भैया उस पैसे के जो रिटर्न आते रहेंगे उससे तुम्हारी जिंदगी चल जाएगी, तो तुम रिटायर कर जाओ। तुमको और भाई आदमी 60 के ऊपर क्यों रिटायर करता है? एक तो ये होता है कि भैया सरकारी रूल है इसलिए करता है। कुछ लोग 60 के बाद में भी काम करते रहते हैं, कुछ लोग होते हैं जिनकी मजबूरी हो जाती है कि नहीं यार 60 के बाद में काम करते रहो, क्योंकि उतने पैसे उन्होंने नहीं किए होते हैं। तो बट अगर तुम इस कॉन्सेप्ट को, रिटायरमेंट के कॉन्सेप्ट को प्लेन और कॉमन लॉजिक से देखो तो पैसे का ही गेम है। अगर तुम्हारे पास में पैसे हैं तो तुम क्यों वो नौकरी करोगे या क्यों वो धंधा करोगे? सिर्फ इसलिए करोगे तुमको उसमें मजा आता है, तुमको वो अच्छा लगता है, पैसे के लिए तो नहीं करोगे। और मैं जो नौकरी कर रहा हूँ या मैं जो अपना धंधा चला रहा हूँ, भाई इंडिया में अपना धंधा चलाना एक बहुत मुश्किल काम है। इंडिया के अंदर किसी स्टार्टअप में नौकरी करना या इंडिया के अंदर कहीं भी नौकरी करना, बॉस तुमको डंडा मार के रखता ही है। मेहनत तो करनी पड़ती है, ऐसा नहीं है कि यार नहीं आज मूड नहीं हो रहा है तो मैं नहीं जा रहा ऑफिस या मैं काम नहीं कर रहा, वो तुम नहीं कर सकता। चाहे तुम एकदम जूनियर लेवल पे हो जब तुम्हारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, चाहे तुम सीईओ बन गए हो, अपनी कंपनी चला रहे हो, तब भी फ्रीडम उतना नहीं रहता है। इसीलिए वो जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस वाली टर्म है, तो इंडिपेंडेंस यही है कि तुमको ये फ्रीडम चाहिए कि भैया मेरी जिस वक्त मर्जी आएगी वो मैं करूंगा। और इसके बारे में मैं काफी 2018-19 से सोच रहा था। 2021-22 में मैंने इसको एक्चुअली एग्जीक्यूट किया, और 2022 में मैंने नौकरी वगैरह छोड़ दी। नौकरी छोड़ने के बाद कॉन्सेप्ट के बारे में कि आप पैसे बनाओ, पैसे बचाओ, सेव करके रखो, और तब आप मैंने आई हैव बीन लकी एंड फॉर्चुनेट इनफ कि मैं ये 39 के ऊपर कर पाया। बट उसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स रहे कि मेरी बीवी पढ़ी लिखी है, कमाती थी, सो शी आल्सो क्विट वर्क अ लिटिल बिफोर। उसने तो 2020 में ही नौकरी छोड़ दी। सीए एमबीए है, तो फिर भी उसने 2020 में नौकरी छोड़ दी, 2022 में मैंने छोड़ दी। क्यों करना है? तो वो फिलॉसफी का भी मैच था हमारे कि भाई पैसा अगर कमा लिया है तो भाई क्यों अपना सर फोड़ना है किसी चीज के ऊपर। इन सब चीजों के बारे में मैंने ऑनलाइन काफी बात करना चालू किया, और मेरा कोई अपना मैंने अपना भी एक यूट्यूब चैनल बनाया, पहले तो नहीं था, देसी फायर पॉडकास्ट करके। हाँ सर, मैंने देखा है। वो जो फायर है वो यही है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस, रिटायर वाला। उसके ऊपर मैंने बात करनी चालू करी। और बट तुम्हारा अपना यूट्यूब चैनल है, कितने ही लोग देखते हैं तुमको तो पता ही होगा। वो तो है। इससे बट ये जो मेरी स्टोरी थी, स्टोरी के अंदर बहुत सारे लोगों को इंटरेस्ट था कि अच्छा हाँ कोई आदमी है पैसा कमा के बचा के। और ऐसा नहीं है ना कि यार मेरे बाप दादा मेरे लिए कोई जायदाद छोड़ के गए हैं और इसलिए मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गया, ऐसा भी नहीं है। भैया मैंने कोई बिटकॉइन जो है वो 100 रुपया में ले लिया था और अब वो 1 करोड़ का हो गया। नौकरी करी है, छोटा मोटा बिजनेस किया है, उसके अंदर पैसे बचाए हैं। ऐसा भी नहीं है मैंने कोई बहुत बड़ी स्टॉक इन्वेस्टिंग करी है, कुछ नहीं किया है, म्यूचुअल फंड में पैसा डाल डाल के अपना बचाता रहता था मैं। तो
ये स्टोरी मैंने कई जगह सुनाई तो लोगों को अच्छी लगी, और फिर लोगों को ये हुआ कि अच्छा हाँ, फिनांस के बारे में अगर तुम बेसिक चीजें, और फिर मेरे को लोगों के से कांटेक्ट आने लगे और लोग मुझसे पूछने लगे कि भाई इतना सिंपल है क्या? यही, हाँ भाई इतना सिंपल है। लोग लालच के चक्कर में कहीं से सुन के कुछ उल्टी सीधी चीजें कर देते हैं, या वो लोग जो है ना 2 साल 3 साल के हिसाब से सोचते हैं। तुम 15 साल सोच के चलो, 20 साल सोच के चलो। आज की डेट में मैं लिख के देता हूँ, आज की डेट में अगर कोई 22-23 साल का लड़का है जो कि 1 लाख रुपया महीना जिसकी टेक होम है, इतनी सैलरी बहुत लोगों की 22-23 पे आज की डेट में इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स की इंडिया में है। मैं 50 लाख की तनख्वाह वाले लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आज की डेट में कोई 22-23 साल का लड़का है जो कि ये है, वो आराम से, अगर वो डिसिप्लिन रहता है, बस कोई बहुत ज्यादा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मजे नहीं करो, मजे करो, बट बहुत ज्यादा याकी नहीं करता है, बहुत ज्यादा खर्चा नहीं करता है, डिसिप्लिन तरीके से म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करता रहता है रेगुलरली, 45 तक वो डेफिनेटली इस स्थिति में पहुंच जाएगा कि भाई उसको काम करने की जरूरत नहीं है। बट कितने लोग ऐसे होंगे जो कि 20 साल तक कंसिस्टेंटली ये सब काम कर पाएंगे? बहुत कम वाली। हाँ। और दूसरी किस्मत कि भाई बहुत लोगों का ऐसा हो जाता है ना कि यार माँ बाप की कोई जिम्मेदारी आ गई। मेरे माँ बाप से आज तक कोई पैसा लिया ही नहीं, उनके अगर कुछ हेल्थ का, घर का कुछ भी होता है तो वो लोग अपने आप ही इतने सक्षम रहे हैं कि ये सब कुछ उनको देते में मतलब उनको मेरे को कभी कुछ देना नहीं पड़ा है। तो बीवी को मेरे को कोई बहुत कुछ देना नहीं पड़ा है। हम लोगों का बच्चा जो हुआ, वो बच्चा हमारा काफी लेट हम लोगों ने किया, 2020 में किया, जब तक ये पूरा पैसा वैसे हो चुका। बच्चा हो जाता है तो फिर भैया उसके हिसाब से अपने खर्चे हैं। तो ये सारी चीजें होती गई, कुछ प्लान था, कुछ अनप्लान था, तो मैं कर पाया। उसके बाद में फिर मेरे को लोगों से जब मैंने बात करी तो मेरे को समझ में आया कि यार लोगों को जो मेरे को एकदम ऑब्वियस सी चीजें लगती हैं, लोगों को तो मतलब वो भी नहीं पता है कि क्या करना है, कैसे करना है। हाँ, जैसे जो लोग म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, इतने सारे मेरे यार दोस्तों को मैंने देखा, वो अपने मतलब म्यूचुअल फंड्स 2 तरीके के होते हैं इंडिया में, एक जिसमें आपका कमीशन कटता है और दूसरा जिसमें आपका कोई कमीशन नहीं कटता है। और इनमें फर्क सिर्फ इतना है कि कमीशन नहीं कटवाने के लिए, मतलब मान ले कि मैं तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूटर हूं, मैं तेरे को बोलता हूं अमन तू आईसीआईसीआई के वैल्यू डिस्कवरी फंड में इन्वेस्ट कर दे, और अगर तुम अपने आप जाके वो आईसीआईसीआई वैल्यू डिस्कवरी फंड में इन्वेस्ट करता है तो तेरा कोई कमीशन नहीं कटेगा। मैं क्या करूंगा, मैं तेरे को एक लिंक भेज दूंगा कि क्यों इतनी मेहनत कर रहा है, इस लिंक पे क्लिक करके कर दे, और तुम कर देगा। और तुमको ये समझ ही नहीं आएगा कि भाई तूने वो कमीशन वाला फंड ले लिया है और इस आदमी ने तेरा जो है ना चुटिया काट दिया है, पैसा तेरा कमीशन वाला चालू कर दिया है। और ऐसे बहुत लोगों के, बहुत मेरे जान पहचान वाले दोस्तों के साथ में हुआ। तो ये जो 2 टाइप के फंड होते हैं, इनको बोलते हैं रेगुलर फंड और डायरेक्ट फंड। अब सरकार ने नाम भी इसका रेगुलर रखा हुआ है। रेगुलर के नाम से लोगों को क्या लगेगा, हाँ ये नॉर्मल है, बट नहीं, जो रेगुलर वाला है उसमें आपका कमीशन कटता है, जो डायरेक्ट वाला है उसमें आपका कमीशन नहीं कटता है। अब ये मेरे को तो ऐसी चीज लगती थी जो कि 2013 या 14 के अंदर ये पॉलिसी आई थी, तो मैं तो पॉलिसी आने के पहले से मेरे को पता था कि अच्छा हाँ यार ये होने वाला है, क्योंकि मैंने न्यूज में सुना था और देखता रहता था। 2013 के अंदर ही जाके मैंने अपने फंड्स को रेगुलर से डायरेक्ट में शिफ्ट करना चालू कर दिया था। लोगों को तो 2020, 21, 22, 25 आज मैं बोलता हूँ कि कुछ मेरे काफी सारे दोस्त हैं जिनको, अच्छे पढ़े लिखे दोस्त हैं जिनको इन सब चीजों के बारे में आइडिया नहीं होता है। तो ये जब मेरे को रियलाइजेशन हुआ तो मैंने बहुत ज्यादा इसके बारे में बात करना चालू किया, लिखना चालू किया, मनी कंट्रोल वगैरह वेबसाइट्स पे, यूट्यूब पे कंटेंट बनाना चालू किया। एक वन फाइनेंस करके वेबसाइट है, उसके ऊपर मैंने क्रॉसवर्ड बनाना चालू किया। तो मैंने इसके बारे में काफी सारा कंटेंट क्रिएट करना चालू किया, बट उस कंटेंट से भी एक फंडामेंटल प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हुई। उसके अंदर यही होता था कि मैं जो बोलना चाह रहा हूं वो मैं तुमको बोल रहा हूं। देयर इज नो वे कि अगर तेरे को कुछ भी, भाई पैसे के बारे में मैं
सपोज मैं बात कर रहा हूँ भैया अपना इंश्योरेंस के बारे में या रिटायरमेंट के बारे में, तुमको लेना देना ही नहीं है इंश्योरेंस और रिटायरमेंट के, तो तुम्हारे लिए तो नहीं काम का है। नहीं काम का है। तो हर आदमी की जरूरत एज के हिसाब से, पैसे के हिसाब से अलग होती है। हाँ तो फिर ये हुआ कि अच्छा हाँ यार, इसका क्या ऐसा हो सकता है कि मैं हर आदमी की जरूरत को किसी ना किसी तरीके से एड्रेस कर पाऊं। तो फिर ये कंटेंट मैं 2000 आई थिंक 22 से 21 से, मैं भूल गया हूँ, 3-4 साल से तो मैं क्रिएट कर ही रहा था। 3-4 महीना पहले मैंने एआई के ऊपर काम करना चालू किया, और एआई के ऊपर फिर मैंने एक बॉट बनाया है विच इज हांडा अंकल नाम है उसका, handauncle.com जाके देखना, वहां पे तुमको मिलेगा। वो एक चैट ऐप है, चैटबॉट है, जो कि आपसे मेरे हिसाब से बात करेगा कि जो मैं बोलना चाहता हूँ, जो लैंग्वेज में यूज करता हूँ, जो मेरे कोड्स हैं, जो मेरी इन्वेस्टमेंट की फिलॉसफी है, वो सारी की सारी मैंने उसके अंदर उठा के डाल दी है। और खाली मैंने अपनी ही नहीं, बहुत सारी उसके अंदर जिसे कहते हैं ना कि इन्वेस्टमेंट रिलेटेड किताबें, बहुत सारा ज्ञान, बहुत सारा नॉलेज उठा के डाल दिया। प्लस एआई तो है ही। तो जिसे कहते हैं कि एआई को मैंने इंडिया के फाइनेंशियल सिस्टम के ऊपर, अपनी लैंग्वेज के ऊपर, अपनी फिलॉसफी के ऊपर, इंडिया के टैक्स लॉज के ऊपर, इंडिया के अंदर जो म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल हैं, इंडिया की जो इन्वेस्टमेंट के एसेट के रिटर्न्स हैं, उन इंडिया के बहुत सारे रिसर्च पेपर्स अवेलेबल रहते हैं फ्री में इंडियन फाइनेंसेस के, उन सब मटेरियल के ऊपर उसको ट्रेन किया है। और अब तुम जाके उससे पैसे के बारे में कुछ भी बात कर सकते हो, मतलब कुछ भी पूछ सकते हो, और वो तुमको एकदम बढ़िया जवाब जो है वो देता रहेगा। हाँ हाँ ओके, हाँ एकदम। सो ट्राई करना वो। और लैंग्वेजेस का भी भाई, क्योंकि एआई है तो लैंग्वेज का भी दिक्कत नहीं है। तेरे को मलयालम में फोन पे मैसेज रिकॉर्ड करके भेजना है, भेजना भाई, वो अपने आप एआई पीछे से मलयालम से अपडेट करके तेरे को मलयालम में ही जवाब दे देगा, है ना। बहुत सारे लोग हैं जिनको टाइप करना नहीं आता है, तो वो वॉइस में कर सकते हैं, फोटो डाल सकते हैं, मतलब सब कुछ जो अपना स्टैंडर्ड चैट जीपीटी का रहता है, चैट जीपीटी प्लेटफॉर्म पे ही मैंने इसे बनाया है। तो ये मेरी जो है जिसे कहते हैं कि पर्सनल फाइनेंस वाली ये जर्नी रही कि भैया इस सब के बारे में बात करना चालू किया, लोग आए लोगों का वो करने के लिए। तो अभी तो जैसे ये एक एआई का वेब बेस्ड चैट जीपीटी के ऊपर ही वर्जन है एज ऑफ टुडे। आज की डेट में मैं सोच रहा हूँ यार इसका ऐप बनाया जाए, क्योंकि कितने लोग आएंगे, टाइप करेंगे, चैट जीपीटी के ऊपर जाएंगे, है ना। मेरा अपना अगर ऐप होगा तो उसके अंदर मैं कलर कॉम्बिनेशन ही चेंज कर सकता हूँ, उसके अंदर में बहुत सारा मेरे हाथ में बहुत सारा आ जाएगा। तो मैं उसका ऐप बनाने के ऊपर अभी आज की डेट में मैं हूँ, 1-2 दोस्त लोग और हैं, तो ऐप बनाने के ऊपर काम कर रहे हैं। तो ये है वो पर्सनल फाइनेंस की। अब ये जो पर्सनल फाइनेंस के अंदर ये करना बहुत ही ज्यादा आज की डेट में इंडिया में मेरे को जरूरी भी बहुत लगता है, क्योंकि बहुत मिस इन्फॉर्मेशन है। ये जो बैंक्स के रिलेशनशिप मैनेजर लोग हैं, जिनके पास में ज्यादातर लोग जाते हैं, कुछ भी चिपका देते हैं यार वो लोग, कुछ भी। मतलब जो है ना, 70 साल के आदमी को पीएमएस पकड़ा देंगे। सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, पीएमएस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एक अच्छा प्रोडक्ट है जो कि 70 साल के आदमी को नहीं पकड़ाना चाहिए, बट कमीशन मिल रहा है जहाँ पे, तो वो काफी दिक्कतें हैं। तो इसलिए मेरे को लगता है कि हाँ, देयर इज इनफ स्कोप फॉर अ प्रोडक्ट लाइक दिस, फॉर अ सर्विस लाइक दिस टू एग्जिस्ट, कि ये बड़े स्केल पे लोगों की ये हेल्प कर पाएगा, मदद कर पाएगा। तो उस इंटेंशन से अभी हम लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं। बाकी सर, अगर कोई कॉलेज स्टूडेंट है, क्योंकि आजकल फाइनेंस के बारे में इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है, पर जब आप सीखने जाओ तो कोई रिलेवेंट आपको ढूंढने में बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है वो। तो जिसको ट्रूली सीखना है इसको, उसके लिए एक प्रॉपर रोड मैप क्या होना चाहिए कि कॉलेज स्टूडेंट से इन्वेस्टमेंट के बारे में कैसे सीखें? देखो, अगर तुम कॉलेज स्टूडेंट हो तो इन्वेस्टमेंट के बारे में तुमको सीखने की कोई जरूरत है नहीं। भाई पढ़ाई लिखाई के ऊपर ध्यान दो,
अच्छी नौकरी लेने पे ध्यान दो, कमाने के ऊपर ध्यान दो। अगर तुम कमा रहे हो तो पैसा बचाने के ऊपर ध्यान दो कि मैं ज्यादा से ज्यादा कैसे बचाऊं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के अंदर तुम अगर 12 की जगह 13% ले भी आएगा तो तुम तो लेके आएगा 100 रुपए पे, मैं लेके आऊंगा 10,000 रुपए पे। तो वो 1% एक्स्ट्रा इज नॉट गोइंग टू हेल्प। तुमको ध्यान अपना पढ़ाई पे देना चाहिए। बट इसका ये मतलब तो नहीं है कि भैया तुम कहीं ना कहीं तो पैसा डालोगे, कुछ ना कुछ तो तुम करोगे। अब वो कुछ ना कुछ करने के लिए तुम ऑप्टिमाइज करना कि नहीं मैं ज्यादा पैसा यहाँ पे ज्यादा रिटर्न हो जाएगा, ये वो सब तुम भूल जाओ। इंडिया के अंदर जो टॉप 50 कंपनी है उनका एक होता है निफ्टी इंडेक्स, निफ्टी 50 बोलते हैं उसको। तुम कुछ मत करो, जब तुम्हारे पास में जो पैसा बचता है वो तुम वो निफ्टी के जो भी तुमको है ना कि ये पैसा मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ लॉन्ग टर्म के लिए, वो पैसा उठा के तुम निफ्टी 50 में डाल दो। कहानी खत्म। उससे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तुम अपना सारा ध्यान पढ़ाई लिखाई पे लगाओ, पैसा कमाने पे लगाओ, पैसा बचाने पे लगाओ। क्योंकि ये जो चीजें हैं कि अच्छा एक्स्ट्रा रिटर्न कहाँ से कमाना है, कैसे इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीजें जो हैं वो इन द लॉन्ग रन जब तुम्हारे पास में पैसा ज्यादा होगा अपने आप धीरे धीरे जो है ना समझ में आ जाएंगी, सॉल्व करने हो जाएंगे। अभी आदत बनाना जरूरी है कि तुमको पैसा बचाने की आदत होनी चाहिए। अगर तुम 60,000 रुपया तुम्हारी तनख्वाह है तो 60,000 में से तुम्हारा 20,000 बचना चाहिए। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। क्योंकि अगर तुम्हारी आदत 60,000 पे रहेगी तो जब तुम्हारी तनख्वाह 1,20,000 शायद जब तुम्हारी तनख्वाह 1,50,000 हो जाएगी तो तुम 60-70,000 बचा पाओ, क्योंकि तुम्हारी वो हैबिट बन गई है और फिर तुम अपनी स्पेंडिंग को उतना ज्यादा इंक्रीज नहीं करोगे। और जितना ज्यादा पैसा तुम बचाते जाओगे उतना ही जल्दी, जो मैं तुमको बोल रहा था ना कि आज की डेट में 22-23 साल का कोई है जो कि 1,00,000 रुपए कॉलेज से फ्रेश निकला है, 1,00,000 रुपए की उसकी नौकरी लगी है, 45 तक वो कैसे हो जाएगा? वो यही सब करता रहेगा तो वो 45 तक उसको फाइनेंशियली फ्री होने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। लोग कहाँ जाते हैं कि नहीं यार मैं काम करता हूँ, मैंने पढ़ा है लार्ज कैप फंड होते हैं और स्मॉल कैप फंड होते हैं और ये इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा चल रहा है, वहां पैसा लगा देते हैं। लोग फंस कहाँ जाते हैं कि अच्छा हाँ मेरे मामा ने बताया मेरे को कि वहां पे बढ़िया प्लॉट आ रहे हैं, वो प्लॉट में एक ले लेता हूँ, या यार ये एक दुकान बन रही है, दुकान खरीद लेता हूँ, दुकान का रेंट तो आता रहेगा। अब अलग अलग जो वो फंड्स के अंदर ऑप्टिमाइजेशन में जाते हैं तो उनका ये हो जाता है पता नहीं यार कब कौन सा फंड चलेगा कौन सा नहीं चलेगा। निफ्टी 50 का फायदा ये है भैया, इंडिया की अगर इकोनॉमी चलेगी तो भैया वो इंडिया की सबसे 50 बड़ी कंपनी है देंगी, है ना। तो इट इज अ बेट ऑन द इंडियन इकोनॉमी। अगर तुमको इंडिया की इकोनॉमी के ऊपर ही भरोसा नहीं है तब तो भैया तुम्हारी वैसे ही भट्टा बैठने वाला है, तुमको नौकरी नहीं रहने वाली है वाली बात है। और वो करना चाहिए। दूसरा, रियल एस्टेट के अंदर लोग घुस जाते हैं। रियल एस्टेट इज अ वंडरफुल इन्वेस्टमेंट, बट प्रॉब्लम रियल एस्टेट में ये है कि तुम निफ्टी 50 ले रहे है तो भी तुम 50 कंपनी खरीद रहा है। 50 के अंदर से 30 चलती हैं, 30 20 बढ़िया चलती हैं, 10 ओके चलती हैं, 20 खराब चलती हैं, तो पूरा डाइवर्सिफाई हो गया। प्रॉपर्टी में तो भाई तुम ऐसा तो है नहीं ना कि तेरी 3 जमीन आगरा में पड़ी है और 2 जो है वो कोयम्बटूर में पड़ी है। तुम एक जमीन लेगा या एक मकान लेगा या एक प्लॉट लेगा और वो अगर नहीं चला हो जाएगी। तो उन सब चीजों से ये जो कॉन्सेंट्रेशन रिस्क इसको बोलते हैं, उससे अगर तुम दूर रहते हो तो उस वजह से अगर तुम रियल एस्टेट में नहीं करते हो, निफ्टी 50 वाला काम करते रहो, बाकी चीजें अपने आप धीरे धीरे सॉर्ट हो जाएंगी और 50 चीजें तुम सीखोगे। ऐसा थोड़ी है कि आज तुमने जो सुना है उस पर जिंदगी निकाल दोगे। आज कुछ सुनोगे, 6 महीने बाद कुछ सुनोगे, साल भर बाद कुछ सुनोगे, बट फोकस तुम्हारा अपने फाइनेंशियल रिटर्न्स को मैक्सिमाइज करने पे बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ज्यादा कमाने पे होना चाहिए, ज्यादा सेव करने पे होना चाहिए कि रिटर्न से उतना कुछ बात नहीं है। बाकी तो जो सेविंग में जो मेजर चैलेंजेस आते हैं इनमें कि अगर पैसा मुझे सेव करना है, थोड़ा चैलेंजेस के बारे में बताइए। यार ऐसे कोई चैलेंजेस मेरे को लगता नहीं है कि उतने होते हैं। तुम्हारे को सेव करने में चैलेंजेस अगर आ रहे हैं कंपेयर टू योर पीयर ग्रुप,
तो तुम को प्रॉब्लम है। मान लो कि तुम 100 रुपया कमाते हो और तुम्हारे साथ ही तुम्हारी कंपनी में ही एक दूसरा आदमी काम करता है तुम्हारे ही बराबर का, तुम्हारे ही पोजीशन पे, जो कि 100 रुपया कमाता है। अगर वो 30 रुपया सेव कर रहा है और तुम 5 रुपया सेव कर रहे हो, तो दिक्कत तुम में है। बट अगर तुम दोनों ही 5 रुपया सेव कर रहे हो, तुम दोनों का ही कुछ नहीं बिक रहा है, तो दिक्कत जो है वो तुम्हारी नौकरी या तुम्हारे करियर के अंदर है कि अच्छा हाँ यार, तुम्हारी तनख्वाह इतनी है ही नहीं कि तुम सस्टेन कर पाओ। जैसे आज की डेट में बहुत सारे लोग बैंगलोर या बॉम्बे के अंदर चालू करते हैं और उनकी स्टार्टिंग सैलरी रहती है 30,000 40,000 रुपए, है ना। अब 30,000 40,000 रुपए की सैलरी के अंदर बॉम्बे या बैंगलोर जैसी जगह में अगर तुम ये सेव करो कि लड़का 10,000 रुपए बचा ले, पॉसिबल है। तो ये तो एक्सपेक्टेशन ही उचित नहीं है। और अगर तुम्हारी 30,000 सैलरी है 22 के ऊपर, मेरी 30,000 सैलरी है 22 के ऊपर, और हम लोग एक फ्लैट शेयर करके रह रहे हैं, जो कि एक बहुत नॉर्मल सिचुएशन है, लोग मोटा मोटी अपने साथ वाले लोगों में ही फ्लैट शेयर करके रहते हैं, और उसका पैसा बच रहा है और तुम्हारा नहीं बच रहा है, तो दिक्कत तुम में भाई, कि पार्टी ज्यादा कर रहे हो या तुम्हारे खाने पीने के कुछ ऐसे और शौक है, कुड बी एनीथिंग, तुमको बाइक लेनी है, उसका पेट्रोल का खर्चा ज्यादा हो जा रहा है, तो दिक्कत तुम है। बट उन केसेस में तो डेफिनेटली तुम्हें अपनी इनकम बढ़ाने पे ध्यान देना होगा। और बट अगर ऐसा है कि भाई उसका 30 बच रहा है और तुम्हारा 5 बच रहा है, तो तुम्हारी कहाँ दिक्कत है? तुमको कुछ नहीं करना है, तुम अपना खाली जो एक्सपेंसेस हैं उनको या तो डॉक्यूमेंट करो या एनालाइज करो। और आजकल, पुराने जमाने में तो मैं लोगों को बोलता था कि हाँ भैया डायरी में लिख लो या एक्सेल में लिख लो, उतनी मेहनत हो नहीं पाती है रियलिस्टिकली। बट आजकल सारे के सारे एक्सपेंसेस मोटा मोटी तुम्हारे ऑनलाइन हो गए हैं। कितना ही तुमको कैश देना पड़ता है, तुम्हारा यूपीआई से काम हो जाता है। एक बैंक अकाउंट रखो जिससे तुम्हारे खर्चे हो रहे हैं, जिसमें तुम्हारी तनख्वाह आ रही है, एक ही अकाउंट है, उसी में सब कुछ चल रहा है, तो तुमको क्लियर कट दिखता जाएगा कि अच्छा हाँ भैया इतनी तनख्वाह आती है, इस तारीख तक मेरी तनख्वाह जो है वो थोड़ी डावाडोल होने लग जाती है, मैं खर्चे कहाँ कर रहा हूँ। क्या ऐसा है कि फर्स्ट वीक में मेरे खर्चे ज्यादा हो रहे हैं या सेकंड वीक में मेरे खर्चे ज्यादा हो रहे हैं, कौन से एरियाज के ऊपर मेरे खर्चे ज्यादा हो रहे हैं, ईटिंग आउट पे ज्यादा हो रहा है या फ्यूल पे ज्यादा हो रहा है। रेंट तो सबका रहता ही है, एक बड़ा खर्चा, है ना। बट रेंट के लिए भी अगर ऐसा है कि तुम भैया 60,000 कमा रहे हो और 60,000 में से 30,000 रुपया तुम्हारा रेंट पे जा रहा है, तो वही तुम्हारी गलती है। तो कि you are probably renting something that you cannot afford easily। तो ये सारी चीजों को डॉक्यूमेंट करना चालू करोगे ना, काम हो जाए। देखो खाली इसके बारे में नहीं है यार, किसी भी चीज के बारे में मेरा तो ये मानना है कि तुम किसी भी चीज को खाली देखना चालू कर दो कि उसका क्या चल रहा है, अपने आप को इम्प्रूव होने लग जाती है। तुम ये रोज गिनना चालू कर दे कि भैया मैं आज कितने स्टेप चल रहा हूँ, रोज ध्यान से, रोज। तो अगर तुम रोज आज को स्टेप्स गिनना चालू कर देगा ना कि अच्छा आज मैंने 9,000 चले, आज मैंने 8,000, आजकल वो फिटबिट वगैरह वो सारे आ गए हैं, फिटनेस वॉच, फिटनेस वाले, तो अपने आप ये, या तो ये होगा कि तुम वो लेके भी, मुझ जैसा आदमी होगा तो मैंने तो ले भी रखा है वो, मेरे पास में एप्पल वॉच है, फिर भी मैं नहीं देखता हूँ। बट अगर कोई आदमी है जो कि कॉन्शियस है और वो खाली देखता रहेगा ना, तो अपने आप वो इम्प्रूव होने लग जाएगा। अगर तुम सिर्फ पढ़ाई के अंदर अगर तुम ये ध्यान देना चालू कर देगा कि अच्छा आज मैं 2 घंटे पढ़ा, आज मैं 3 घंटे पढ़ा, आज मैं 4 घंटे पढ़ा, आज मैं 1 घंटा मैथ्स पढ़ा, 1 घंटा इंग्लिश पढ़ा, तुम ये सब चीजें भी नोट करने लग जाएगा ना, तो अपने आप तुम्हारा पढ़ाई का आवर्स जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो जिस भी चीज को तुम मेजर करते हो ना, वो इम्प्रूव हो जाती है, क्योंकि तुमको दिखता है सामने कि क्या हो रहा है। तो एक वो ह्यूमन टेंडेंसी है कि अच्छा हाँ ये हो रहा है, चल मैं थोड़ा बेटर करता हूँ, थोड़ा बेटर करता हूँ। और तो वही एक्सपेंसेस के साथ में होगा कि अगर तुमको ये नजर आता है कि तुम्हारा बराबर का इंसान फाइनेंशियली, एज, सोशियो इकोनॉमिकली तुमसे ज्यादा बचा रहा है, तो तुम नोट करना चालू कर दो, अपने आप तुम्हारे एक्सपेंसेस जितने गिर सकते हैं, थोड़े बहुत गिर सकते हैं, वो गिरने चालू हो जाएंगे। ओके,
बाकी सर बुक में आपका इंटरेस्ट है, कभी बुक पढ़ते हैं आप? पहले के मुकाबले तो थोड़ा कम हो गया है, मतलब कॉलेज में तो यार काफी पढ़ा करता था मैं। मतलब कॉलेज के अंदर तो मतलब ये रहता था कि हम लोग लिस्ट खोजा करते थे कि अच्छा हाँ भैया बीबीसी की नई लिस्ट आई है, टॉप 50 बुक्स, ये वो उठाओ और निपटाओ, ओके। किताबों के लिए भी और मूवीज के लिए भी। हम्म। बट अब उतना अटेंशन स्पैन रह नहीं गया है, तो हम्म। साल में 2-3 किताबें ही मैं निपटा पाता हूँ। और टिपिकली क्या हो जाता है, वो 2-3 किताबें भी जो हैं कहीं ना कहीं से यार किसी जान पहचान वाले ने या यार दोस्त ने गिफ्ट कर दी, या यार दोस्त आजकल तो जान पहचान वाले लोग किताबें हर साल, मेरा कोई जान पहचान में 2-3 लोग जो है ना वो किताब लिख ही देता है अपनी, तो उनकी किताबें ही पढ़ के निपट जाती है। जैसे एक मेरा दोस्त है सुमित रमानी, वो फायर के ऊपर अभी एक किताब लिखी है, उसने जस्ट रिलीज की है, उसके मैंने कुछ एक्सर्प्ट चैप्टर्स वगैरह पढ़े थे। मैं रिंग ऑफ फायर उसका नाम है, बढ़िया किताब लिख रहा है वो, तो वो पढ़ने का फिर भी रहता है। और उससे बहुत ज्यादा मैं नहीं कर पाता हूँ। पिक्चरें फिर भी मैं आजकल काफी अ, देख लेता हूँ, मूवीज वगैरह का, क्योंकि आसान हो गया है, उतना ज्यादा तो कंसंट्रेट करने की जरूरत नहीं रहती है जितनी किताब में तुमको पूरा ध्यान लगा के पढ़ना पड़ता है। मेरा अटेंशन स्पैन भी कम हो गया है। मूवी देखते देखते भी आजकल जो है ना, मूवी देखते देखते तुम ट्वीट कई बार कि अच्छा हाँ, कोई बोरिंग सा सीन चल रहा है तो तुम फोन पे टीवी पे पिक्चर लगा दी, वो कर। किताब में ये सब नहीं कर सकते, एकदम तुमको घुसे रहना पड़ता है, तो किताब में नहीं। तो सर जितने क्वेश्चंस मैंने प्रिपेयर किए तो हो चुके हैं, अब बाकी आपको अगर अपना फाइनल मैसेज अगर कुछ भी देना हो तो दे सकते हैं। कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए तो यही रहेगा कि भाई पढ़ाई करो, जो लोग बोलते हैं ना कि हाँ पढ़ाई पढ़ाई से नहीं होता है, बाकी स्किल चाहिए, मे बी, बट जब तक तुमको पढ़ाई नहीं करोगे ना तब तक कुछ होने वाला नहीं है। भारत देश में तुम रहते हो, भारत देश में हो, नंबर मैटर करते हैं। इंडिया के अंदर नंबर के बियॉन्ड बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कि नंबरों के बियॉन्ड देखते हैं। ठप्पा ड्रिवन सोसाइटी है हमारी कि तुमने, अच्छा हाँ तुम 90% वाला आदमी है, मैं 70% वाला आदमी हूँ, हो सकता है मेरे को तुमसे ज्यादा आता होगा, बट 90% वाला जो है ना, लोग वो रेज्यूमे पे देखते हैं कौन से कॉलेज से तुम हो, वो लोग देखते हैं तुमने क्या कॉम्पिटिशन्स के अंदर किया है। बहुत अच्छी बात है, जाके कर लो, बट पढ़ाई पे ध्यान दो। दूसरा, इंडिया से बाहर निकलने की कोशिश करो, अपना करियर वगैरह बनाने के लिए बहुत ही हेल्प हो जाती है। आज की डेट में इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं कि आप बाहर पढ़ने के लिए भी जा सकते हो, बाहर आप नौकरी के लिए भी जा सकते हो। और वंस अगेन लोगों को लगता है कि इंडिया के बाहर जाना जो है ना बहुत ही मुश्किल काम है, इतने तो पैसे कहाँ से लाएंगे, और ऐसा कुछ नहीं है। मैं जो है ना किसी ऐसे 25 साल के आदमी को नहीं जानता हूँ जो कि 1-2 साल बाहर जाने पे मेहनत करेगा और जा नहीं पाएगा। हाँ बट वो 1-2 साल तुम, कुछ लोग हैं जो कि बहुत टैलेंटेड होंगे, किस्मत अच्छी होगी, उनका 1 महीने में सेटिंग हो जाएगी, जो नहीं होंगे उनकी 2 साल लगेंगे उनको अपना कुछ सेट करने में। बट वो सेट करके तुम्हें इंडिया के बाहर जाके अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करना चाहिए, पढ़ाई के लिए भी और करियर के लिए भी। थैंक यू सो मच सर, जो आपने इस पॉडकास्ट के लिए इतना टाइम दिया अपना। थैंक यू सो मच। Yeah, very happy to be here. And जो देख रहा है उसको कुछ भी और questions हैं, anything that you want to ask or discuss, मैं ट्विटर पे, लिंक्डइन पे, यूट्यूब पे, तुम जो मीडियम सोच सकते हो वहां पे जाके रवि हांडा सर्च करना है। मैं fairly active everywhere and my mail ID is ravihandha@gmail.com. You can reach out to me via that as well. Thank you.